नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और जोर शोर से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि कल संडे है और मैंने आपसे कहा था कि कल संडे को जितनी भी चीजें आपको रिवीजन करनी है कल अच्छे से करिएगा, संडे का प्रॉपर यूटिलाइज करिएगा संडे को। और मैंने ये भी बोला था कि जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई है और जिन्होंने नहीं बनाई है सब लोग कोशिश करें जो है अपने सब्जेक्ट को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है रिवीजन करने का। तो उम्मीद कर रही हूँ कल आप लोगों ने संडे का भरपूर इस्तेमाल किया होगा। और आज जैसा कि मंडे है और आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर को यानी कि 9 और 10 अप्रैल को करंट अफेयर को एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्टिल डे परेड में आमंत्रित किया है? देखिए ये बेस्टिल डे परेड उस देश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। और जिन लोगों को पता होगा बेस्टिल घटना वो प्रॉपर इसका आंसर कर लेंगे कि किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री जी को उसके नेशनल डे पे इनवाइट किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने जो है इनवाइट किया है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, तो ये जुलाई में जो है हर 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड आयोजित किया जाता है। और बेस्टिल डे परेड में जो है अतिथि के रूप में पेरिस में आने का निमंत्रण दिया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, यहां पे देखा जाए ये पिछले एक दशक में पहली बार जो है कोई प्रधानमंत्री फ्रांस की वार्षिक सैन्य परेड में शामिल होंगे। क्योंकि देखा जाए लास्ट टाइम जो फ्रांस की जो वार्षिक बेस्टिल डे परेड है उसमें जो शामिल हुए थे सन 2009 में कौन दोस्तों? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी शामिल हुए थे बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में। ठीक है, अब देखा जाए अब अगर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो ये जो है एक दशक के बाद जो है प्रधानमंत्री होंगे। बात करते हैं फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों उसी को हम बेस्टिल दिवस के रूप में जानते हैं और ये हर साल जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए बात करते हैं जब ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को ही हुई थी। और यहाँ पे एक बेस्टिल जेल था जिसको एक तरीके से तोड़ा गया था वहां के क्रांतिकारियों द्वारा। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल का पतन हुआ था और उसी पतन को व्यापक रूप से जो है फ्रांसीसी क्रांति के रूप में जाना जाता है या फिर मनाया जाता है। बेस्टिल क्या है दोस्तों? तो जो पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है वहां पे सेंटर में ही स्थित एक किला जेल है। किला जेल देखिए उस समय के जो तत्कालीन किंग थे, ठीक है, किंग लुइस 15 वो एक अत्याचारी शासक थे, अपनी जनता पे अत्याचार करते थे और जनता एकजुट होकर के अपने राजा के खिलाफ आंदोलन कर देती है, क्रांति कर देती है, रातों रात देखा जाए पूरी सत्ता पलट देती है। और इसी दिन को हम बेस्टिल डे के रूप में फ्रांस जो है सेलिब्रेट करता है। और इस शाही अत्याचार उत्पीड़न का जो है एक प्रतीक माना जाता था ये जेल, जिसको पतन कर दिया जाता है 14 जुलाई 1789 को। तो ये दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। तो देखिए यहां से आपको स्टैटिक्स पोर्शन अब तैयार खुद करना होगा, पढ़िए जाकर के वर्ल्ड हिस्ट्री उठा लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति देखिए अपनी, और ये देखिए आपका जो और भी जितनी क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन हुई थी, रूसी क्रांति। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? अमेरिकी क्रांति। इन सब क्रांति के बारे में आप पढ़िए अच्छे से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए फ्रांस से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जो इन न्यूज थी उनको भी देख लेते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में भारत और फ्रांस की जो सेना के बीच में एक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है फ्रिजेक्स। देखिए और भी अभ्यास होते हैं, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में, लेकिन ये जो फ्रिजेक्स नामक जो अभ्यास हुआ है 2023 में, ठीक है, ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। कहां पे हुआ है दोस्तों? तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। वहीं देखा जाए कंपनी है भारत के एल&टी ने इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया दोस्तों? तो ये फ्रांस की कंपनी है मैक्फी के साथ जो है समझौता हस्ताक्षर किया है। वहीं देखिए आपको जैसा पता है जो ओलंपिक गेम होगा, ठीक है, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था लेकिन पेंडेमिक के कारण 2021 में हुआ और हर 4 साल पे जो है ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। अगला जो ओलंपिक होगा दोस्तों वो होगा फ्रांस में, और जो कि जिसका उद्घाटन किया जाएगा 26 जुलाई 2024 को, जो पेरिस है जो कि फ्रांस की कैपिटल है
वहां पे। और जैसा कि आपको पता है फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वो सीन नदी पर है, इसलिए इसका उद्घाटन समारोह जो है वो सीन नदी पर आयोजित किया जाएगा। हमने आपको बताया 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। चलिए आप मुझे बताइए 2028 का और 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है वो किस देश में होने वाला है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, फ्रांस जो कि एक यूरोप का डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश है, शक्तिशाली देश है, और यूरोप का आपके सामने मैप खुला हुआ है। दोस्तों ये फ्रांस है, आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी सीमा देख लीजिए कौन कौन सी। यहाँ पे देखिए इसके वेस्ट में देखिए बे ऑफ बिस्के है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल है। दोस्तों इंग्लिश चैनल की बात किया जाए दोस्तों, ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। वहीं पे आपको एक स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ दोवर। स्ट्रेट ऑफ दोवर जो कि फ्रांस और ये भी यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, ठीक है। फ्रांस की जो सीमा है वो देख लीजिए किससे किससे, तो आप नॉर्थ टू ईस्ट होते हुए चलिएगा, ठीक है। बेल्जियम से है, लग्जमबर्ग से है, जर्मनी से है, स्विट्जरलैंड से है, इटली से है, ठीक है। और साउथ में आपको स्पेन दिख रहा होगा। इसकी एक सीमा देखिए, यहाँ पे फ्रांस के बीच में आपको एक गल्फ दिखता है, गल्फ ऑफ लायन। आपसे पूछा जा सकता है गल्फ ऑफ लायन कहाँ पे स्थित है दोस्तों, फ्रांस में। मेडिटेरेनियन सी से ये अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पे अगर फ्रांस और बात करते हैं स्पेन के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने वाला जो माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पेरेनीज, ठीक है। पेरेनीज माउंटेन जो कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है और ये एक वहां पे प्राकृतिक सीमा बनाता है। वहीं पे आप देखते हैं आल्प्स माउंटेन। दोस्तों आल्प्स माउंटेन जो कि यहाँ पे इटली, फ्रांस और यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ है, और यहाँ पे माउंटेन ब्लैंक जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे किससे अपनी सीमा को ये साझा कर रहा है, ठीक है। और पेरिस जो है, ध्यान रखिएगा, पेरेनीज जो आपकी माउंटेन है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में। चलिए क्योंकि हम बात कर ले, यहाँ पे देखिए फ्रांस की जो राजधानी दोस्तों पेरिस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस, और ये देखिए सीन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की कैपिटल यूरो है, यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर है, यूरो इसकी कैपिटल है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है यहाँ पे जो है एलिजाबेथ बॉर्न जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट देखिए, प्रेसिडेंट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये है यहाँ पे एमेनुअल मैक्रोन जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज हम बहुत सारे ना इंटरनेशनल जो है न्यूज डिस्कस करेंगे, भारत के बहुत सारे जो है अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है देशों से कुछ समझौते हुए। तो आज हमें बहुत सारे जो है कंट्रीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आज आपका ये दायित्व बनता है कि आज आप एटलस उठाइए और अच्छे से जिन जिन कंट्री के बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में अच्छे से एटलस में देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन से है कि भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए भारत का एक देश के साथ पहला रक्षा समझौता हुआ है, रक्षा सहयोग समझौता हुआ है, किस देश के साथ दोस्तों, रोमानिया के साथ। ये भी यूरोप का एक देश है छोटा सा रोमानिया। और भारत का जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है, भारत उभर कर एक जो है एक विकास के रूप में जिस तरीके से भारत का विकास हो रहा है, बहुत सारे देश जो है भारत से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। उसी क्रम में देखिए एक रोमानिया जो देश है उसने भारत के साथ पहला जो है रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये जो है रक्षा सहयोग समझौता हुआ है, देखिए किसके किसके बीच में हस्ताक्षर किया गया है। तो रोमानिया के जो उप रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है सिमोना कोजुकारू, और जो भारत के रक्षा सचिव हैं जिनका नाम है गिरधर अरमने, इनके बीच में जो है ये रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। रोमानिया और भारत के बीच में ये जो रक्षा समझौता हुआ है, सहयोग समझौता हुआ है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों का जो है सैन्य संबंधों को एक तरीके से विस्तारित करना, और जो विभिन्न क्षेत्र, ना सिर्फ रक्षा क्षेत्र बल्कि और भी विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ मिलकर के काम करने का अवसर प्रदान करना, बेसिकली यही इस समझौते का उद्देश्य है। चलिए आइए बात करते हैं रोमानिया के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं ये है रोमानिया का मैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा ब्लैक सी, ठीक है। तो ब्लैक सी से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। आइए बात करते हैं किससे किससे ये अपनी सीमा को लगा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यूक्रेन, यहाँ पे देखिए आपको देखा जाएगा मोल्दोवा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हंगरी, यहाँ पे साइबेरिया, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा बुल्गारिया से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ब्लैक सी, देखिए ब्लैक सी से बहुत से लोग जो यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन कौन से देशों से ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो एक आपके सामने ध्यान रखिएगा बर्गर टी, ठीक है, बर्गर टी,
तो बर्गर टी जो है ये एक कोड है जिससे ध्यान रखिएगा बर्गर के साथ चाय पीना, ठीक है। ये जो आप देखेंगे तो इससे आपको एक तरीके से याद हो सकता है कि ब्लैक सी के साथ, काले सागर के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा को साझा करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे रोमानिया की। रोमानिया का जो कैपिटल है दोस्तों बुखारेस्ट है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थित है। इसकी जो करेंसी है वो है रोमानियाई लियू है। राष्ट्रपति और यहाँ पे प्रधानमंत्री दोनों हैं, और क्लोन जोहानिस जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो लुडोविक ओरबान जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं या फैक्ट्स देख लेते हैं जो अन्य देशों से संबंधित है। देखिए जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल, एक ये जो है देखा जाए ये एक वॉच डॉग है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसने अभी फरवरी 2023 को रूस की सदस्यता से क्या कर दिया, रूस को इसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। वहीं देखा जाए अभी हाल ही में भारत और जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके किसके बीच में हुआ है? प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। यहाँ भी देखिए अभी हम लोगों ने कल ही मतलब सैटरडे को हम लोगों ने न्यूज देखा था कि भारत और मलेशिया के बीच में भारतीय रुपए में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हो गए हैं, ठीक है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों की निम्न में से किस देश ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? कौन कर सकता है भाई? बार बार भारत के क्षेत्र में घुस जाने का ये बार बार जो ये तरीका है ये किसका है? आप सब लोग वाकिफ होंगे। देखिए ये कोई और नहीं है बल्कि ये चीन है। एकदम बेचैन आदमी टाइप का है ये। बेचैन आत्माएं होती है ना जब कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती है, वही है ये चीन। और चीन की बात करें दोस्तों तो ये चीन की सरकार ने देखिए अभी हाल फिलहाल में एक तरफा अपने मन से उठता है। जैसे नहीं होता हम सुबह सुबह उठे और खुराफात दिमाग में सूझ गई, चलो उठते हैं इसका नाम बदल देते हैं, चलो उठते हैं इसके क्षेत्र में घुस जाते हैं, वही ये करता है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में इसने 11 स्थानों का नाम बदल दिया है। और इसको क्या बोला है भाई? दावा क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत का भाग है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसने पहली बार ऐसा किया, ये खुराफात ये अक्सर करता रहता है, बिगड़ैल बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने तीसरी बार ऐसा काम किया है, ठीक है। क्योंकि इसने देखा जाए इसके पहली बार जो है इसने 2018 और 2021 में भी जो है एक तरफा होकर के एक तरफा रूप से कई स्थानों के इसने नाम बदल दिए थे, और अभी 2023 में इसने फिर किया है। 11 स्थानों में से देखिए 5 जो है वो पर्वत शिखर है, 2 और आबादी वाले क्षेत्र हैं, 2 भूमि क्षेत्र है और 2 नदियां, ठीक है, ये क्षेत्र हैं। अगर बात करें देखिए सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है भारत वो बांग्लादेश के साथ करता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों चीन के साथ करता है, और चीन के साथ देखिए ये कितना 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शामिल है। देखा जाए कौन कौन से सीमा साझा करता है किन किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से, तो देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि सबसे ज्यादा जो सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश, यानी कि क्रम बताइए कि सबसे ज्यादा से लेकर के जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके कितने कितने जो है सीमा साझा करते हैं, किन किन देशों से कितना कितना किलोमीटर भारत करता है। सीक्वेंस बताइए, एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आप मुझे बताइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने को ने ये भी देखा कि अभी मैकमोहन रेखा जो भारत की जो अरुणाचल प्रदेश में और चीन के बीच में है, जिसको शिमला समझौते के तहत लाया गया था, और भारत जो है चीन उसको नहीं मानता है। अभी हाल फिलहाल में मैकमोहन रेखा को अमेरिका ने क्या किया है, मान्यता दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13.02 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया है? ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है भंडार है, उत्पादन है ये, ठीक है। और ये किसके द्वारा मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया गया है, किस कंपनी के द्वारा? मायल इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में मायल इंडिया ने, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 जो बीता है उसमें मायल इंडिया ने लगभग 13 लाख टन मैग्नीज जो Mn, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला है, मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया है। और ये जो पिछला वित्तीय वर्ष था उस वित्तीय वर्ष से ये 6% अधिक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जब से ये मायल लिमिटेड की स्थापना हुई थी, इस कंपनी की स्थापना हुई थी, ये अपने स्थापना के बाद से ये दूसरी बार जो है इतना ज्यादा उच्चतम उत्पादन जो है इसने किया है। इसके पहले भी इसने एक बार बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीज जो है मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया था, और अभी 2022-23 के जो वित्तीय वर्ष में इसने बहुत ज्यादा, यानी कि आप देख ही रहे 13 लाख लगभग टन जो है इसने मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया है।
बात करें दोस्तों मायल कंपनी की, तो ये ध्यान रखिएगा ये केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूची एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी है। इसको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। और इसकी जो दोस्तों इसकी जब स्थापना हुई थी, तो मूल रूप से जब इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, तो मैग्नीज और लिमिटेड के रूप में किया गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इसे किस नाम से जाना जाता था? मैग्नीज और लिमिटेड के नाम से। लेकिन आगे चल करके 2010-11 में इसका नाम बदल दिया गया और मायल लिमिटेड के नाम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस समय जो कंपनी जो है ये भारत में 11 मैग्नीज अयस्क खदानों का संचालन कर रही है। इसका मुख्यालय दोस्तों नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। और वर्तमान जो इसके सीएमडी हैं वो, ठीक है, मायल इंडिया लिमिटेड के, वो है अजीत कुमार सक्सेना। ठीक है, तो ये मायल इंडिया आपसे पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी की कंपनी है, क्योंकि इसने देखिए इतनी अधिक संख्या में मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया है, तो ये मिनी रत्न श्रेणी है। ठीक है, 62 में इसकी स्थापना हुई थी, 2010-11 में इसका नाम बदला गया था। और किस मंत्रालय के तहत ये काम करती है? तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पे थे? तो आपको पता है ये भूटान के किंग है, भूटान के राजा हैं, जो भी हाल फिलहाल में भारत यात्रा पे थे, जिग्मे नामग्याल वांगचुक। आइए इनके बारे में देखते हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी और भूटान के किंग, इन लोग के बीच में वार्तालाप हो रही है। और ये जो वार्तालाप, ये जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी, ये 5 अप्रैल को हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ भूटान के जो राजा हैं, कौन दोस्तों? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इनके बीच में जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, 5 अप्रैल को किया गया था। इस बैठक के दौरान जो है बहुत सारे मुद्दों पर जो है चर्चा किया गया, बहुत सारी चीजों की समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान देखा जाए, दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा किया। इन लोगों ने चर्चा किया कि किस तरीके से हम अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही भारत, देखिए हमारे यहाँ तो पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई, लेकिन भूटान में पंचवर्षीय योजना भी चल रही है। और अब जो है भूटान में 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। और इस योजना का समर्थन की घोषणा जो है वो भारत सरकार ने किया है। भूटान की जो आगामी 13वीं पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान। इसी के साथ साथ देखिए दोनों देशों ने, ठीक है, जो भारत और भूटान की सीमा है उस पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित करने पर विचार किया है। ये जो चेक पोस्ट स्थापित होगा दोस्तों, ये जयगांव में होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच में एक रेल परियोजना है, जो कि अभी क्या है, एक तरीके से वो बन रही है, निर्माणाधीन है। और उसमें तेज परियोजना को जो है तेजी लाने के लिए भी एक तरीके से परामर्श, एक तरीके से जो है सहमति व्यक्त की गई। तो इस दौरान देखा जाए भारत और भूटान, जो भूटानी पक्ष के परामर्श से भारत सरकार के समर्थन के माध्यम से एक प्रस्तावित, ध्यान रखिएगा, रेल लिंक परियोजना है दोनों देशों के बीच। क्या नाम है? कोकराझार गैलफू रेल लिंक परियोजना। इस परियोजना में तेजी लाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। और ध्यान रखिएगा ये भारत और भूटान के बीच जो है ये पहला रेल लिंक परियोजना होगा। क्या नाम है? कोकराझार गैलफू रेल लिंक परियोजना। यहाँ पे देखिए कुछ और भी परियोजनाएं हैं जो कि दोनों देशों से के बीच में है। यहाँ पे चूखा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे पन्नार गंचू जल विद्युत परियोजना, खोलू गंचू जल विद्युत परियोजना, ये द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग के उदाहरण है। तो दोनों देशों के बीच में ये जो परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट कुछ परियोजनाएं दे देगा और पूछ देगा कि ये किन किन देशों के बीच में है। तो ये सारी चीजें आपके लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को केंद्रीय जांच ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। हीरक जयंती से तात्पर्य है डायमंड जुबली, ठीक है। डायमंड जुबली समारोह का जो उद्घाटन किया गया है, ठीक है, किस तारीख को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सीबीआई के, ये किया गया दोस्तों 3 अप्रैल को किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी ने 3 अप्रैल को, ठीक है, कहां पे, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने इस जो है सीबीआई के एक नवनिर्मित कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। कहां पे ये कार्यालय परिसर बन रहा है? शिलांग में, पुणे में, नागपुर में, ठीक है। इन परिसरों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और यहाँ पे देखिए इस हीरक जयंती के समारोह अवसर पर, ठीक है, सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष को चिन्हित करते हुए, ठीक है, एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। किस मंत्रालय के प्रस्ताव से दोस्तों? तो ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से किया गया था और एक समिति बनी थी, संथानम समिति। संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है वो है सुबोध कुमार जायसवाल। बात करें दोस्तों सीबीआई, तो ध्यान रखिएगा ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, यानी ये किसी भी विधान के द्वारा या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये कोई भी वैधानिक यानी कि विधि के द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया, कोई कानून नाव बना करके नहीं। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि तो केंद्रीय जांच ब्यूरो अपनी शक्तियों को कहां से लेता है? तो ये जो अपनी शक्तियों को लेता है, ठीक है, ये जो प्राप्त करता है वो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1964 से ये अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय इसके अधीन काम करता है। और इस मंत्रालय की बात किया जाए दोस्तों तो ये सीधे मंत्रालय जो है ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के दायरे में आता है, ठीक है। तो ये सीबीआई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रहा नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है साउथ अमेरिका का देश है कोलंबिया, वहां पे ये स्थित है, ठीक है। तो बात करें नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी है, ये कोलंबिया के मध्य भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आप इसकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। और ये किसका उदाहरण है? ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो का उदाहरण है। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था स्ट्रेटो वॉल्केनो, जो सैटरडे को बताया था क्या था, यानी कि ये एक बर्फ से जमा हुआ वॉल्केनो। आप यहाँ पे देखिए बर्फ है। स्ट्रेटो क्या था? मैंने बताया था ना हिम, तो बर्फ से ढका हुआ जो वॉल्केनो होता है उसको स्ट्रेटो वॉल्केनो कहते हैं। तो इसका ये उदाहरण है। ये बात करें दोस्तों, ये जो नेवाडो डेल रुइस जो वॉल्केनो है ये एक सक्रिय यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है और ये बहुत ही खतरनाक वॉल्केनो में माना जाता है। इसमें जो विनाशकारी लहर और पायरोक्लास्टिक प्रवाह पैदा करने का इतिहास है, ठीक है। इसमें एक तरीके से बहुत बड़ा एक विनाशकारी लहर पैदा कर सकता है, तो ये बहुत ही खतरनाक वॉल्केनो है। बात करें ये जो किसका हिस्सा है, तो ये ज्वालामुखी लास नेवादोस नेशनल नेचुरल पार्क का ये हिस्सा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है इधर बीच आप देख रहे होंगे कि भूकंपीय गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और भूकंपीय गतिविधियों के बढ़ने से वॉल्केनो पे क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन की संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण से अगर हम बाद में इस समय देखें तो इस वॉल्केनो में हमें नारंगी चेतावनी मिली है। वर्तमान स्थिति नारंगी चेतावनी से मतलब है कि ये कभी भी जो है फट सकता है, ये वॉल्केनो कभी भी इसकी लहरें बाहर निकल सकती हैं। तो जोखिम को ये इंगित कर रहा है इस समय। तो इस समय खतरनाक स्थिति में ये वॉल्केनो है। अगर किसी भी भविष्य में जो है इसमें विस्फोट होने की स्थिति होती है तो ये लगभग 5 लाख लोगों को लहरों और अन्य खतरों से खतरा हो सकता है। इतने लाख लोग जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए कल हम लोगों ने किलिमंजारो के बारे में बात किया था सैटरडे को, जो कि तंजानिया में स्थित है, ठीक है, किलिमंजारो। और हम लोगों ने ये भी देखा था। चलिए आप मुझे बताइए किलिमंजारो जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताइए जिसको मैंने आपको बताया था। आपकी जिम्मेदारी है मुझे बताने की। और तंजानिया और वो यहाँ पे बात करें तो देखिए आप मुझे कुछ, मैंने आपको लेक के भी बारे में बताया था, कौन कौन सी लेक बताई थी वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए बात करते हैं दोस्तों कोलंबिया की। देखिए कोलंबिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका का देश है। ध्यान रखिएगा कोलंबिया की सीमा जो है वो अटलांटिक से भी लगती है और पैसिफिक से भी लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरिबियन सी से सीमा लग रही है, ठीक है। दोनों छोर पे इसके सी है, एक तरफ पैसिफिक ओशन एक तरफ अटलांटिक, अटलांटिक का भाग है कैरिबियन सी। इसकी जो सीमा है ध्यान रखिएगा पनामा से, वेनेजुएला से, ब्राजील से, पेरू से और इक्वाडोर से। बोगोटा जो है इसकी कैपिटल है। पेसो इसका ध्यान रखिएगा करेंसी है। और यहाँ पे गुस्तावो पेट्रो जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार फर्नारियस मिला, ठीक है। करेक्ट आंसर दोस्तों है इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि केरल में स्थित है। तो केरल के मुन्नार में ध्यान रखिएगा इराविकुलम नेशनल पार्क उद्यान के नीलगिरी थहर की प्राकृतिक आवास ने पार्क के अंदर एक नया आकर्षण फर्नारियम स्थापित किया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है जो एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है ये नीलगिरी
थर्ड जो कि राष्ट्रीय पशु है किसका दोस्तों, राज्य पशु है किसका दोस्तों, तमिलनाडु का। और ये एक प्राकृतिक जो है आवास है किसका, नीलगिरिधर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। और इसी पार्क के अंदर एक जो है फर्नारियम स्थापित किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि हिल स्टेशन में इस तरह के फर्न संग्रह जो है वो स्थापित किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो इसको स्थापित किया गया है फर्नारियम का उद्देश्य देखिए क्या है, जो आगंतुक आते हैं, जो इस पार्क में जो है घूमने के लिए आते हैं, जो आगंतुक आते हैं उनको जो है पार्क की जैव विविधता के बारे में शिक्षित करना, उनको पार्क के बारे में बताना, उसकी जो जैव विविधता है, अलग अलग तरीके की जो वहाँ सारी चीजें हैं उसके बारे में बताना, उनको शिक्षित करना। और इतना ही नहीं, जो वनस्पतियों को, जो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उनके अनोखे तरीके से तरीकों को प्रदर्शित करना। ये जो पार्क है ये आम जनता के लिए 20 अप्रैल को खुल जाएगा। ठीक है, बात करें फर्नारियम की तो ये ध्यान रखिएगा ये फर्न की खेती और प्रदर्शन के लिए एक विशेष उद्यान है। ठीक है, फर्न की बात किया जाए दोस्तों तो ये किस परिवार का हिस्सा है, तो एपीफिटक परिवार का ये हिस्सा है। और ध्यान रखिएगा फर्न देखिए ये बिना मिट्टी के ही स्वाभाविक रूप से बढ़ते रहते हैं और ये पौधों पेड़ों से लीचिंग के माध्यम से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। तो देखिए ऑप्शन है दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल, और वर्ल्ड हेल्थ डे। और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ जब भी हम दिवस की बात करते हैं तो उसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हर साल हम 7 अप्रैल को, जिस दिन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, उसी दिन को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मनाते हैं। और इस साल जो है 2023 की थीम क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य। ये विषय हमें क्या सोच दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य क्या है, ये एक तरीके का बुनियादी मानवीय अधिकार है और हर किसी को, दुनिया में हर किसी को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के जब भी जहां भी इसकी आवश्यकता हो इसे जो है इस स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। तो एक तरीके से ये बुनियादी आवश्यकता है, हमारी बुनियादी अधिकार है हमारे, हमें जब चाहिए जब जरूरत हो हमें जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। ये इस थीम को दर्शा रहा है। ठीक है, इस वर्ष की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि WHO के स्थापना दिन जो है, जिस दिन स्थापना थी उसी दिन हम इसको मनाते हैं। तो इस साल जो है WHO के स्थापना दिवस का ये 75वीं वर्षगांठ है। और इसका यहाँ पे बात करें, इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 से हुई थी, 7 अप्रैल 1950 से। ठीक है, चलिए कुछ अन्य भी दिवस की बात कर लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी और अप्रैल से संबंधित है। जैसे कि हमने अभी मनाया राष्ट्रीय समुद्री दिवस, दोस्तों कब मनाया, ये मनाया 5 अप्रैल को। ठीक है, तो नेशनल मैरीटाइम डेज हम मनाते हैं 5 अप्रैल को। और ध्यान रखिएगा क्यों मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को जो पहली भारतीय शिप थी वो यात्रा के लिए निकली थी, कहां से, मुंबई से ब्रिटेन के लिए। इसीलिए इस दिन को हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। वही अगला है 5 अप्रैल को एक अन्य दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों की अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया हम लोगों ने कब, 4 अप्रैल को। और राज्यसभा दिवस मनाया 3 अप्रैल को। वहीं देखिए हम लोगों ने एक दिवस की और बात की थी, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया था दोस्तों कब, 2 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को हम लोगों ने देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मनाया था। और आप मुझे बताइए 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है, और इसे किस रूप में जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक हम लोगों ने सप्ताह मनाया, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह। ठीक है, नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब मनाया दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल। तो ये कुछ अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज थे जो अप्रैल से रिलेटेड थे और आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। चलिए आज बात करते हैं अपने लास्ट प्रश्न की, कि निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और इस कवच इसका आयोजन किया गया है अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा। ठीक है, तो ये भारत का एकमात्र सेवा है, जो भारत की तीनों सेवाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, ये जो आयोजन किया गया ये अंडमान निकोबार कमांड ने किया है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच, ठीक है, एक्सरसाइज कवच। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का दोस्तों क्या उद्देश्य है, तो अगर संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमता को विकसित करना और परिचालन तालमेल को ठीक करना। जब तक देखिए इन तीनों के बीच में, इन तीनों शक्तियों के बीच में जब तक तालमेल नहीं रहेगा ये युद्ध पे कैसे जा सकते हैं, इनकी युद्ध क्षमता कैसे अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले तालमेल को स्थापित करना और युद्ध एक साथ मिलकर के युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देना। इस अभ्यास में देखिए, इस अभ्यास के दौरान संयुक्त बलों ने जमीन जल में लैंडिंग,
एयर लैंडेड ऑप्स, हेलीबॉर्न ऑप्स, विशेष बलों को शामिल करते हुए मल्टी डोमेन अभ्यास किए। इस अभ्यास में देखिए कौन कौन सी संपत्ति शामिल थी, सेना, वायुसेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल। ठीक है, इस अभ्यास को देखिए अभी तक 2021 तक किस नाम से जाना जाता था, तो यह अभ्यास पहले 2021 में एमफेक्स 21 के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अब इसे किस नाम से दोस्तों, कवच के नाम से आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपके अभ्यास से संबंधित है। जैसा कि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले बात किया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है श्रीलैक्स 2023, कहां पे हुआ है दोस्तों, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ। जैसे कि आपको पता है 3 तारीख से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में हुआ है। तो श्रीलैक्स जो हुआ है ये भारत और श्रीलंका के बीच का नौसेना अभ्यास है, 10वां संस्करण था और ये कोलंबो में जो कि श्रीलंका की कैपिटल है वहां पे आयोजित किया गया। देखिए भोपाल में जो आप देखा बात करें यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पे दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन को देखा जाए प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था, उपस्थित थे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखा जाए मार्च 2023 में पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। चूंकि ये पहला अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का सम्मेलन था भारत और अफ्रीका के बीच में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पे हुआ दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये था आज का हमारा 10 MCQs। अब बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में विकास एवं शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 6 अप्रैल को मनाया गया। इसको भी ऐड कर लीजिएगा अपने दिवस में। अगला है हाल ही में विमोचित पुस्तक वॉर एंड वुमेन के लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर MA हसन। WHO ने 2 देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया, कौन सा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दोस्तों, 6.3%। और आज का लास्ट हमारा फैक्ट ऑफ द डे है कि राज्य की विश्व प्रसिद्ध बासोहल्ली पेंटिंग को GI टैग मिला है, कौन से दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य की पेंटिंग है। ठीक है, बासोहल्ली पेंटिंग कठुआ जिले से संबंधित है जम्मू कश्मीर के, और इसको अभी हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगेंगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और साथ ही साथ अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।